ये सब बात कर रहे हैं वॉर के बारे में और गल्फ में क्या होगा, रेड सी में क्या होगा। आज एक कुछ हटके बात करते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे कॉरिडोर के बारे में, एक ऐसे रेलवे कॉरिडोर के बारे में जिसके बारे में पिछले कई सालों से कोई इंडिया में या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी कोई बात नहीं कर रहा और हम लोगों ने शायद इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। बट ये 100 साल पुराना, 100 क्या 120 साल पुराना कॉरिडोर है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1903 में स्टार्ट हुई थी और ये लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से अब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। और अगर ये डेवलप हो जाता है, जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, अगर उसके हिसाब से ये कॉरिडोर डेवलप हो जाता है तो ये जितना भी मेडिटेरेनियन और स्विस कैनाल के थ्रू कार्गो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और उन पे हर टाइम खतरा रहता है कब उन पे हुती रेबल्स हमला कर दे, हिजबुल्लाह हमला कर दे या कुछ भी, ये सब एक साथ बाईपास हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ लोबिटो कॉरिडोर के बारे में। अब ये है कहाँ? ये है अफ्रीका में। ये वेस्टर्न अफ्रीका, अंगोला एक कंट्री पड़ती है, वहाँ पे लोबिटो पोर्ट है, उसके नाम पे इस कॉरिडोर का नाम है। ये अभी करंटली 2 कंट्रीज में जाता है। अंगोला से लोबिटो पोर्ट से स्टार्ट होकर ये डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसको हम कोंगो भी बोलते हैं, वहां पर खत्म होता है। और अब इसमें चाइना और यूएस दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग है इसको एक्सपेंड करके जाम्बिया एक कंट्री है, वहीं कोंगो के जस्ट नीचे जाम्बिया पड़ता है, वहां पे दुनिया की सबसे रिच कोबाल्ट और कॉपर माइंस मिलती हैं। वहां तक इसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है। और अगर ये वहां तक एक्सपेंड हो गया और ये वायबल ऑप्शन रहा तो फर्दर, अभी इनका जो प्रोजेक्ट कोई लाइन में नहीं है, कोई अनाउंस नहीं हुआ है, बट अगर ये क्या बोलते हैं सक्सेसफुल रहा और इकोनॉमिकल रहा, सर्वे टीम वहां लगी हुई है और उन्हें रिच कॉपर माइंस मिल गई, तो ये प्रोजेक्ट सीधा आगे इंडियन ओशन से जुड़ जाएगा और ये एक ट्रांस अफ्रीकन लिंक की तरह निकल के सामने आएगा और इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। हमें अभी गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली कुछ इन्वेस्ट कर नहीं रही है, हालांकि हम लोग कोंगो में लैंड लिया है, हमारी कुछ पीएसयूज ने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कंपनीज बनी है, उन्होंने लैंड के सर्वे के लिए राइट्स लिए हैं, बहुत पैसा उसमें लगा था। तो इसी बारे में अब थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो ये कॉरिडोर करंटली जो बैठा है ये दुनिया के सबसे रिच और सबसे यूजफुल मिनरल्स, सबसे रिच माइन और उस सबसे यूजफुल मिनरल की माइन कॉपर के ऊपर बैठा है। और जैसे अब ग्रीन रिवोल्यूशन की पूरी दुनिया में बात चल रही है कि ईवीज आर द फ्यूचर, हालांकि मैं नहीं मानता ईवीज आर द फ्यूचर, बट जब सब लोग ईवीज में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया भी हेवीली ईवीज में इन्वेस्ट कर रहा है, महिंद्रा, टाटा, रोज कंपनीज आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं, महिंद्रा की अपनी ईवी रेसिंग टीम भी है। तो इन सब चीजों के लिए मेटल्स चाहिए और कॉपर वायरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और कोबाल्ट के बारे में ज्यादा बात होती नहीं है, पर जो फास्ट चार्जर्स होते हैं उनमें भी कोबाल्ट का बहुत यूज होता है। और इस के बारे में ईयू और यूएस हम सबसे आगे हैं। उन लोगों को पहले से मालूम था कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने पहले ही अपने जो जाइंट्स हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उन्होंने वहां पर हेवीली इन्वेस्ट किया है और उन्होंने वहां पर माइंस में कई जगह ऑलरेडी माइनिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम थोड़ा इस रेस में पीछे हैं। अगर हमारे देश की स्थिति थोड़ी अभी स्टेबल हो जाती है तो सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि हम लोग इस कॉरिडोर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेफ पैसेज की तरह हमारे काम आ सकता है अगर कभी सेंट्रल एशिया में और हालात वेस्टर्न एशिया में और हालात खराब होते हैं। तो इंडिया की एक कंपनी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, काबिल जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो लोग ऑलरेडी वहां पर कोंगो में उन लोगों ने लैंड एक्वायर किया है, कुछ 9 हजार करोड़ कुछ इतने में राइट्स उसके बिके थे, शायद मुझे नंबर सही से याद नहीं। वहां पर सर्वे टीम्स ऑलरेडी लग चुकी हैं और जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये अफ्रीका की तरफ थोड़ा इनका झुकाव है सरकार का कि एक निगलेक्टेड कॉन्टिनेंट है, प्लस हम लोगों की जो रूट्स हैं सभी ह्यूमंस की
वो अफ्रीका से जुड़ी हैं, क्योंकि उसे मदर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ह्यूमन रेस वहीं से स्टार्ट हुई थी। हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और टीवीएस और बजाज, इनका मैं फिर से शुक्रिया करूंगा, क्योंकि ये लोग बड़े हैविली अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हम चाइना के अफ्रीका में धीरे धीरे उभर रहे हैं। हालांकि चाइना अब भी थोड़ा सा हमसे आगे है, और चाइना ने इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर 2014-15 में भी इन्वेस्ट किए थे, और वो अब भी इसमें हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि उसका जो लॉजिस्टिक्स रूट है वो डाइवर्सिफाई हो। हम भी यही चाहते हैं, हमारे जो रूट्स हैं, जो हम लोगों को पाथवेज लेने पड़ते हैं, वो बढ़े और हमारे ऑप्शंस खुल जाएं। और अगर ये रूट पॉसिबल हुआ तो जो कार्गो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, अगर वो बहुत बहुत कम हो जाएगी। जो कार्गो हम लोग यूजुअली केप ऑफ गुड होप से घुमा कर लाते हैं, वो हम लोग डायरेक्ट ला पाएंगे। जैसे अभी अर्जेंटीना से एक शिप आया, हम लोगों ने गैस मंगाई थी 20,000 टन एलपीजी आई है अर्जेंटीना से, अभी एक दिन हुआ। वो भी ऊपर मेडिटेरेनियन सी से होकर, फिर स्विस कनाल से होकर, और एक मेडिटेरेनियन सी में भी एक बहुत छोटा सा चौक पॉइंट बनता है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। वो भी कोई सिक्योर एज इन जगह नहीं है, अगर किसी दिन वहां पर हालात बिगड़े तो वो रूट भी बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल रूट जरूरी है, और ये रूट मैं अपने दिल में समझता हूं कि इस रूट को सारी दुनिया को एक साथ मिलकर डेवलप करना चाहिए, और अफ्रीकन नेशंस को हेल्प करनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए जहां हम लोग पहुंच गए हैं। उन लोगों को रिसोर्सेज की जरूरत है, रिसोर्सेज से ज्यादा उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, और उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वहां बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें पीने को साफ पानी नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए कॉपी पेंसिल नहीं होती है, वो लोग एक टाइम के बाद दूसरे टाइम की रोटी ढूंढते हैं। तो सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, सबको उनकी मदद करनी चाहिए। L&T इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये लोग भी अगर हो सका तो इंडिया से जो इंजीनियर हायर करते हैं, अगर कभी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहे तो मैं चाहूँगा कि हमारे इंजीनियर्स वहाँ जाकर काम करें, चाहे वो चाइना के साथ मिलकर हो, चाहे यूएस के साथ मिलकर हो। ह्यूमैनिटी की बात है, और ह्यूमैनिटी के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एज एन इंजीनियर मैं समझता हूँ कि ये इंजीनियर्स का और हमारी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोग अगर हो सके तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, और यहाँ पर हमारा जो टैक्स का पैसा हम देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ें। मेरी गवर्नमेंट से और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको आप बड़े फेमस हैं इस चीज़ के लिए कि आप पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो बहुत सी कंट्रीज़ में जाते हैं। जैसे हमारी प्रेसिडेंट साहब द्रौपदी मुर्मू जी अभी अंगोला गई थी। हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी भी डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नहीं गया। इंदिरा जी ने 1-2 बार उनके बारे में बात की थी, पर कभी वो गए नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप जाएं, हमारे जो इंटरेस्ट है और जो हमारी नीड्स हैं उनके सामने रखें, उनकी नीड समझने की कोशिश करें, और एक फ्यूचर रिलेशन उनसे बनाने की कोशिश करें। और मैंने अभी पढ़ा कि ये गवर्नमेंट कुछ अफ्रीका में स्टेप्स ले रही है। वो लोग वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको सिखा रहे हैं, यहाँ से मशीन एक्सपोर्ट हो रही हैं, उन्हें यूज़ करना सिखाया जा रहा है। यूजुअली कंट्रीज वहाँ से सीधा कॉपर का और लेके जाती हैं, इसको मिट्टी कहते हैं, मिट्टी लेके जाती हैं, फिर उससे कॉपर निकालती हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है वो है कि अगर अफ्रीका में ही हम लोग कॉपर को प्रोसेस कर सकें और फिर सीधा कॉपर एक्सपोर्ट कर सकें तो वो इकोनॉमिकल ज़्यादा रहेगा अफ्रीका के लिए, कंट्रीज़ के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे अब जो धीरे धीरे हम सबकी लाइफ में अवेयरनेस आ रही है, हम लोग जागरूक हो रहे हैं, दुनिया की दिक्कतों को समझ रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, अपनी दुनिया में मगन नहीं है कि बस सुबह उठे, काम किया, खाए और सो गए। तो ये अप्रोच जो आपने, हमने सबने साधी है अपने जीवन में कि हमें देश दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना है, अपना ओपिनियन रखना है, सवाल पूछने हैं, रिक्वेस्ट करनी है गवर्नमेंट से, ये हमें जारी रखनी चाहिए। और इसको मैं जारी रखूंगा। इस पे अगर कभी कोई जरा सी भी अपडेट होती है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। शुक्रिया।